In this lecture, we are going to learn about laws of friction. फ्रिक्शन के बेटा कुछ रूल्स नियम हैं, उसके बारे में जानते हैं. पहला, फ्रिक्शनल फोर्स चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो काइनेटिक हो. देखिए, स्टैटिक और काइनेटिक जो फ्रिक्शन होते हैं वो बेटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. जब बॉडी रुकी है तो स्टैटिक, चल रही है तो काइनेटिक. डिपेंड अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ टू surfaces इन कॉन्टैक्ट. जो दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में है, एक बॉडी और दूसरी सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट है बेटा, ये इन दोनों बॉडी के नेचर पे डिपेंड करता है. बात ध्यान रखिएगा इसको. क्लियर? सेकेंड, एंड सरफेस इन कॉन्टैक्ट, एंड ऐसे ही कर सकते हैं, एंड द स्टेट ऑफ रफनेस. कितनी रफ है, जितनी ज्यादा बॉडी रफ होंगी उतना ज्यादा आपका ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा. रफनेस. क्लियर? सेकेंड लॉ, फ्रिक्शनल फोर्स चाहे वो स्टैटिक हो और काइनेटिक हो, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज act parallel to the surface in contact. जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, एक दूसरे के, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स और आपका, फॉर एग्जांपल आपका अप्लाइड फोर्स यहाँ है किसी बॉडी पे, उस पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स इधर को होंगे दोनों पैरेलल पर अपोजिट होंगे. याद रखिएगा, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे और पैरेलल होंगे. पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट, और आगे पैरेलल का तो हो गया, एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट. उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, अपोजिट टू मोशन. जो मोशन है उसके अपोजिट होगी. ठीक है? या और जहां को मोशन होने वाला है, जैसे ऐसे बोले अटेम्प्टेड मोशन, जहां को मोशन होने वाला है उसके अपोजिट होगी. सिंपल सी बात. अगर बॉडी को यहां धकेल रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स यहां को आएगा. ठीक है? तीसरा बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूजिंग भी है. ठीक है? फ्रिक्शनल फोर्स चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो काइनेटिक हो, इज independent of contact area, independent of area of contact, independent of the area of कांटेक्ट के एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा. तुम सोचोगे कि अगर बॉडी का सरफेस ज्यादा है तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, कम है तो कम फ्रिक्शन होगा. पर बॉडी अगर, मान लीजिए, इसको समझाने का तरीका क्या है, देखिए, एक्चुअली मास पे डिपेंड करता है. अभी वो मैं समझाता हूँ, लिख लेना पूरा. फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू surfaces.
क्लियर? इसको बेटा अभी क्लियर करता हूं। फोर्थ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, चाहे काइनेटिक हो चाहे स्टैटिक हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? चलिए, ये 4 लॉ हैं। इसके जो थर्ड और फोर्थ है तो आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड और फोर्थ को मैं जरा क्लियर कर देता हूं। देखिए, सपोज आपके पास एक बॉडी है, उस बॉडी का जो वेट है वो नीचे को है, उसका रिएक्शन ऊपर को आएगा। ठीक है? जितना उसका रिएक्शन वेट उसका हो गया आपका mg, जितना वेट होगा उतना रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन, जितना रिएक्शन होगा उतना ही आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ये बोल रहा है वो। ठीक है? सपोज अगर इस बॉडी को आपने कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, ऐसे और ऐसे कट कर दिया, और जो 2 टुकड़े थे उसको यहां रख दिया, वो जो टुकड़े कट के आए थे वो यहां रख दिया आपने, एक इधर पे, इधर वाला इधर पे। अब भी उसका वेट उतना ही होगा, जितना वेट होगा उतना ही उसका रिएक्शन होगा, जितना रिएक्शन होगा उतना फोर्स होगा। तो आपका जो एरिया कॉन्टैक्ट है देखिए कम हो चुका है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपका किस पे, रिएक्शन पे। समझ आ गया होगा? और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का उतना होता है जितना रिएक्शन होता है। और रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है बेटा, वेट पे। ठीक है? ना कि कॉन्टैक्ट पे। और एक बात ध्यान और रखिएगा, चलिए क्लियर हो गया होगा आपको मेरे ख्याल से। चलिए अब जरा, यही आपके लॉज ऑफ फ्रिक्शन, कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन का जो फर्स्ट लॉ था देख लिया होगा, नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है, हमेशा पैरेलल होगा। तीसरा, इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा। देखिए, इसमें भी इतना ही आएगा फ्रिक्शन और उस वाले में भी इतना ही आएगा फ्रिक्शन, पहले वाले केस में। और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा फ्रिक्शन का, वो होगा, डिपेंड करेगा जितना आपका नॉर्मल रिएक्शन है इस बॉडी पे। ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन बोला है, ध्यान रखना बेटा, नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है? सपोज एक बॉडी है, वो एक सरफेस पर रखी गई है, उस पर कुछ फोर्स लगाया गया, लेट अप्लाइड फोर्स पे F था। ठीक है? अभी ये बॉडी चली नहीं है, ठीक है, बस चलने ही वाली है, जस्ट बिगिन टू स्लाइड। ठीक है? इस पे जो फ्रिक्शन होगा उस टाइम, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इसके पास, Fs मैक्स। ठीक है? Fx मैक्स जो होगा, और उस बॉडी का लेट वेट जो है नीचे mg है, उसमें रिएक्शन कितना आ रहा है, लेट r आ रहा है। तो हमारा लॉ क्या बोलता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जो उसका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके r के। जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा, अभी आपको फोर्थ लॉ बताया था, फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके नॉर्मल रिएक्शन के। क्लियर? यहां से एक बड़ा कांस्टेंट आता है, Fs मैक्स नहीं, ये मैक्स है। Fx मैक्स बोलिए या Fl बोलिए, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बात है कि बुक में कहीं Fl रहता है, इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू आर। यहां पर जो म्यू एस है बेटा, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है? जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो बेटा होता है वो डिपेंड करता है नेचर मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल इन कॉन्टेक्ट। किस 2 तरह के मटेरियल आपने कॉन्टेक्ट में रखे गए हैं उस पर डिपेंड करता है म्यू। तो आपके फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, आपको ये वैल्यू गिवन होगी,
ये आप निकाल सकते हैं, इसको आपको बताऊंगा एक्सपेरिमेंटली कैसे म्यू एस की वैल्यू निकाली जाती है। और आपको आर पता होना चाहिए। आपका आर उतना ही होगा जितना उस बॉडी का क्या होगा, वेट। तो वेट पता होगा, एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बॉडी में फ्रिक्शन एक्चुअली लग कितना रहा है। तो ये है आपका मैग्नीट्यूड और लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है आपका मैग्नीट्यूड इन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी सेम है, बस यहां पर क्या है, बॉडी अब चलने लग गई है, अब बॉडी का वेलोसिटी आ गया है v, बॉडी के पास वेलोसिटी v आ गया है, तो हल्का सा चेंज आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू आर। याद रखिएगा, जब बॉडी चलती है तो उसका उसका फ्रिक्शन अलग होता है, ठीक है। बॉडी का रिएक्शन तो उतना ही रहेगा, चाहे चले चाहे रुके, बॉडी अगर चल रही है उसका वेट तो उतना ही होगा, पर उसका म्यू के चेंज हो जाएगा। उसका जो म्यू के है, एक्चुअली इसका जो म्यू है, म्यू के ये दो चीज पे डिपेंड करेगा, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे और स्पीड पे। याद रखिएगा, स्पीड पे भी आपका म्यू के डिपेंड करता है, ठीक है। म्यू के आपका स्पीड पे है, ये इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, वही है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग। पर यहाँ जो कांस्टेंट है वो म्यू के है, म्यू के को बोला था कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर। और हाँ, एक और बात, जो म्यू के होता है बेटा वो थोड़ा कम होता है म्यू एस से, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, अगर कोई बॉडी चलने लगी गई है तो उसका जो फ्रिक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फ्रिक्शन करता क्या, आपके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, बॉडी को चलने नहीं देता ठीक से। अब बॉडी चलने लग गई है तो पक्का उसका फ्रिक्शन जो होगा वो कम होगा, ठीक है। मतलब आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है ज्यादा अगर हो जाए फ्रिक्शनल फोर्स से, तो बॉडी पक्का मूव करेगी, और पक्का अगर बॉडी मूव करेगी तो उसका जो म्यू के होगा वो पक्का म्यू एस से कम होगा। चलिए, अब नेक्स्ट अब पता करते हैं जरा, मैं एक और चीज देखते हैं, एक दो चीज इसमें क्लियर हो जाएंगी आपको। मैंने आपको बोला ना, दो म्यू के और म्यू एस की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड करें, वो ही बताने वाला हूँ। लेकिन उस टॉपिक का नाम आपको जो बुक में मिलेगा वैसे मिलेगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए, सपोज आपके पास एक बॉडी है, अगेन जो एक बॉडी है उसमें आप एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, लेट एफ। ये फोर्स आपने लगाया, इस बॉडी का जो रिएक्शन होगा वो होगा आर, वो आ रहा होगा इसके वेट एम जी की वजह से। इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेट दिस फ्रिक्शन इज, अभी बॉडी बस चलने ही वाली है, चली नहीं है, तो इसका जो एफ एस मैक्स, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, देखिए आपके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, तो हम मैक्सिमम केस में उसी की बात करेंगे। चलिए, तो भैया इसका एक एफबीडी बना लेते हैं थोड़ा सा। देख, आर ये रहा बॉडी का, इस पे लगने वाला एफ एस मैक्स ये रहा, ठीक है। इस बॉडी पे जो अप्लाइड फोर्स लग रहा है वो है एफ, इस बॉडी का जो वेट है वो नीचे है एम जी, ठीक है। और ये है आपका एक
इसकी और इसके बीच का एक, इसका और इसके बीच का एक एंगल, एक सॉरी इन दोनों का रिजल्टेंट आर। ठीक है, क्लियर। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन मे बी डिफाइंड एज द एंगल विच रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेड विद द नॉर्मल। ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट किसका है? लेट ये आर है, इसको मैं रिजल्टेंट बोलता हूं आर डैश। जो आर डैश है बेटा रिजल्टेंट है इसके और इसके बीच का। लेट इसके एंगल जो बन रहा है थीटा ये रहा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन द एंगल विच द resultant of the limiting friction LF, limiting friction, and the normal reaction makes with the normal reaction। मतलब इस दोनों के बीच का रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट आया। अब इस रिजल्ट के दो एंगल हो सकते हैं, एक यहां पर, एक यहां पर। नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनेगा, याद रखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनेगा इसी को कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिएक्शन, एंगल फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं, साफ सुथरा सा, एक ऐसे और एक ऐसे। चलिए नाम देता हूं उसको मैं ए, लेट दिस पॉइंट इज ओ, ओरिजिन हमारा बी और सी। अगर मैं देखो, हमको किसके बारे में पता है? हमें पता है, हमको थीटा पता करना है। ठीक है, हमें नॉर्मल रिएक्शन पता चल सकता है इजीली। नॉर्मल रिएक्शन कैसे पता चलेगा? जितना वेट होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो हमें ये पता है, थीटा पता है, और हमें ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, तो मैं इसको और इसको लेके यूज करूंगा, और ये थीटा है। तो मैं बेस पता है और परपेंडिकुलर पता करना है। ठीक है, या थीटा पता करना है इस ख्याल से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू बी सी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ओ बी इज इक्वल्स टू बी सी कितना है बेटा आपका? एफ एस मैक्स अपॉन में ओ बी कितना है बेटा आपका? आर इज इक्वल्स टू tan थीटा। और आपको पता है लॉ ऑफ फ्रिक्शन में भी मैंने बताया था आपको कि एफ जो आपका एफ एस मैक्स है वो इक्वल्स टू है म्यू एस मल्टीप्लाई बाय आर के। सो एफ एस मैक्स अपॉन आर इक्वल टू म्यू एस। इसका मतलब ये जो वैल्यू निकली है किसकी निकली है? म्यू एस की। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस। अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता करना है तो सिर्फ म्यू एस पता कर लीजिए बॉडी का। म्यू एस पता चल गया तो आपको इजीली एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, अब म्यू एस पता करने का तरीका क्या है? एफ एक्स मैक्स पता करिए, आर पता करिए। आर आपको पता चल जाएगा वेट से। जितना बॉडी का वेट होगा, अब नाप नॉर्मल नाप सकते हैं उसको, उतना आर होगा। और जितना बॉडी का फोर्स हमने अप्लाई किया होगा, जितना फोर्स से दे रहे होंगे उतना ही तो उसमें फ्रिक्शन होगा। अगर बॉडी चल नहीं रही है, देखो बेटे बॉडी चलने ही वाली है, याद रखिएगा, लिमिटेड फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। तो अगर बॉडी चलने ही वाली है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर चल जाती, काइनेटिक बन जाता, तब आपका ये ज्यादा होता इससे। अभी मैं सिर्फ उस पॉइंट की बात कर रहा हूं व्हेन बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड।
क्लियर? तो ऐसे में आपका किसी बॉडी का टेन थीटा पता करना है या टेन थीटा पता कर लीजिए तो म्यूस आ जाएगा, म्यूस पता करना है तो टेन थीटा पता कर लीजिए, सिंपल। यह है बेटा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक छोटा सा चीज और है इसमें। अगर मान लीजिए ये बॉडी इंक्लाइंड होती, अगर मान लीजिए बॉडी इंक्लाइंड होती, सपोज कैसे, सपोज ये देखिए मैंने इस वेस्टर को यहां रखा, हल्का सा इसे उठाया, थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और अब देखिए जैसे ही मैंने इसको इतने पॉइंट पे ले गया, ये मूव कर गया, ठीक है, ये वो एंगल पता करना है हमें जिस एंगल पे ये बॉडी बस मूव करने लग जाए। ठीक है, दोबारा देखिए, अगर मैं इस बॉडी को उठाऊंगा उठाऊंगा, हल्का सा उठाया उठाया उठाया, ये मूव कर हल्का सा, क्लियर? क्लियर हो गया होगा? फॉर एग्जांपल इस बॉडी को उठाया 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 उठाया, ये मूवमेंट हो गया। जिस एंगल पे मूवमेंट होगा इस बॉडी का, यही होगा इसका एंगल ऑफ रिपोज। इसके लिए दूसरा नाम है, इसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। फिर फाइनली आपको मैं एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में एक रिलेशन बनाऊंगा। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या है? द मिनिमम एंगल, द मिनिमम एंगल that an inclined plane makes with the horizontal, the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal when a body placed just begins to slide down नीचे चले लगे। ठीक है, द मिनिमम एंगल, वो मिनिमम एंगल, सपोज आपके पास एक बॉडी है, एक इंक्लाइन प्लेन पर रखी गई है, उस इंक्लाइन प्लेन पे अब आप जैसे आपने ऐसे रखा था, पहले इसको ऐसे था, ऐसे था, फिर ऐसे था, जैसे आप इसको इस पे ले गए, अब ये आप हल्का सा इसको और अगर आगे ले जाएंगे आप, ये मूव करने लग जाएगा। अभी मूव नहीं कर रहा है, मूव करने ही वाला है, मतलब हल्का सा आपने और किया तो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल, दिस फाई एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अगर बॉडी चलने ही वाली है तो बॉडी का जो वेट होगा बेटा हमेशा नीचे आता है, ऐसे, ये हो गया बॉडी का वेट mg। आपको पता है सरफेस के नॉर्मल हमेशा r लगता है, ये हो गया बेटा इस बॉडी का r। इस mg के दो पार्ट कर लेता हूं बेटा, mg की जो वेक्टर है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दो पार्ट होंगे, एक तो ये होगा, ये हो गया बेटा आपका, लेट दिस इज mg साइन फाई, और दिस इज mg, अगर ये थीटा है, ये फाई है, तो बेटा ये भी फाई होगा। ठीक है, और जहां फाई होता है वहां पर बनता है आपका कॉस, जहां एंगल होगा वहां पर होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जहां पर थीटा होता है बेटा वहां पर आता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये बात याद होगी। अब आप बोलेंगे सर ये फाई है तो ये फाई कैसे हुआ? ठीक है, इसे अभी अल्लाह से बताऊंगा। अगर ये वो नोट कर लेना से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये फाई है तो ये फाई कैसे हुआ? आपका बस वो आपका वो टिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा होगा, नहीं सॉरी ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ज्योमेट्री से हेल्प कर निकाल दूंगा। चलिए देख लीजिए कैसे निकाला। अच्छा चलो लास्ट में देख लीजिए, पहले हम एंगल और रिपोज क्लियर कर लेते हैं, फिर देख लेंगे एंगल आया कैसे। ठीक है, तो भैया आपका
अब इस बॉडी को बॉडी नीचे जा रही है, बॉडी नीचे जा रही है, स्लाइड डाउन हो रही है, ऐसे जा रही है, तो बॉडी का फ्रिक्शन कहाँ होगा, ऐसे होगा इधर को, तो यहां को होगा उसका एफ एक्स मैक्स, इधर को होगा। ठीक है, मूव नहीं कर रही है, मूव करने ही वाली है। तो इसका मतलब अगर ये बॉडी चल नहीं रही है, बॉडी चल नहीं रही है, चलने ही वाली है, तो अभी बैलेंस है इसके सारे फोर्स, तो इसका जो ये फोर्स होगा एफ एस मैक्स वो बराबर होगा ये दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स। ठीक है तो बेटा, वेट एक फोर्स है, वेट उसके दो कंपोनेंट है ऐसे और ऐसे, तो इसके सामने ये वाला कंपोनेंट है तो एम जी साइन फाई होगा, ऐसे ही इसके सामने ये वाला कंपोनेंट है तो आर बराबर होगा आपका एम जी कॉस फाई के। दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूं, दोनों को मैंने डिवाइड किया तो आया आपका एफ एस मैक्स अपॉन में आर इज इक्वल्स टू एम जी से एम जी कैंसिल आउट आएगा, साइन फाई अपॉन कॉस फाई टेन फाई, और ये बराबर था बेटा आपके किसके, म्यू एस के, म्यू एस इज इक्वल्स टू टेन फाई। तो आपने देखा पहले मैंने निकाला था म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और यहां टेन फाई एंगल ऑफ रिपोज, तो इसका मतलब आपका एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, दोनों सेम है, दोनों टेन पे डिपेंड करते हैं, टेन ऑफ एंगल पे। क्लियर हुआ? तो आपने यहां से ये नोटिस कर लिया कि म्यू एस इक्वल टू टेन फाई इक्वल टू टेन थीटा, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज बराबर है एंगल फ्रिक्शन के, जितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा सो थीटा इज इक्वल्स टू फाई, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज। अब जरा मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, तो आपने देख लिया जितना एंगल फ्रिक्शन होगा उतना एंगल रिपोज भी होगा। इसको क्लियर करता हूं कि बेटा आपने मैंने कैसे लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेना, काफी काम आएगी आपके 12th में भी, 11th में बहुत आने वाली है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसमें डायग्राम बड़ा बनाऊंगा, ऐसे है, ये फाई है, ठीक है, ये इसको मैं ऐसे बस पॉइंट बना देता हूं, ठीक है, दिस इज एम जी, मैं अभी कुछ नहीं लेता हूं, एम जी एम जी, ठीक है, और एक इधर को है, ठीक है, और एक इधर को है, क्लियर? तो बेटा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और कर लेता हूं, इतना सा, ठीक है, तो बेटा अगर ये फाई है, ये 90 होगा, ये फाई है तो ये 90 होगा, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 90 माइनस फाई। अगर ये 90 माइनस फाई है, ठीक है, अगर 90 माइनस फाइव है तो ये कितना होगा सामने, इसके सामने वाला वो भी 90 माइनस फाइव होगा, दिस इज फाइव, दिस इज 90, सो दिस इज एक राइट एंगल ट्राइंगल, 90 अगर ये है, ये फाइव है, तो इतने में से अगर मैं इतना हटा दूंगा तो ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा, सामने वाला कितना आ जाएगा बेटा एंगल, ये आ जाएगा आपका 90 माइनस फाइव, ये भी होगा, और ये कितना है 90 है, ये 90 माइनस फाइव है, ये 90 है, हमें ये पता करना है क्या होगा, तो इसमें ये जोड़ दो, इसमें ये जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा 5, नोट कर लीजिए बेटा इसको, इसलिए मैंने 5 लिया, अगर ये 5 है तो ये वाला 5 होगा, बच्चे सोचते हैं ये 5 है, ठीक है, 5 ऐसे नहीं बन जाता, उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली निकलता है, क्योंकि जहां पर 5 होगा, जहां पर एंगल होगा वहीं पर ही आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा, ठीक है। कभी आप सोचते हो देखो दिखने को तो वर्टिकल है ये, अब सर आपने हॉरिजॉन्टल बोल दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब होता है जिस जहां से आपका रिजल्टेंट का एंगल बने, रिजल्टेंट का एंगल जहां बनेगा वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बुक्स में नहीं मिलता नॉर्मली, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, आज हमारा ये फ्रिक्शन का थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा पार्ट और बचा है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।